हेलो दोस्तों। तो अपन लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स के लेक्चर में अपन ने क्या देख लिया है, इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का। और उसके बाद इसके जो दो स्ट्रीम्स थे वो भी देख लिए हैं, कौन कौन से, मैक्रो और माइक्रो। ओके। अब अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो अपन के लिए काम आएगा पूरी इकोनॉमिक्स में। सो वी हैव 5 फंडामेंटल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट इन जर्नल। कौन कौन से हैं वो? तो वो रहे ये पांचों। क्या है? पहला क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। इसके बिना तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है ही नहीं, है ना। सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। स्कार्सिटी हो गया दूसरा। तीसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फोर्थ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और लास्ट है परचेजिंग पावर। तो अब अपन इनको क्या करेंगे, डिटेल में देखते हैं। सप्लाई डिमांड की बात आती है जब भी, या सप्लाई डिमांड की बात आती है तो क्या है ये अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था किसकी बात थी? लिमिटेड रिसोर्सेस की बात होती है। रिसोर्सेस की बात होती है एक, है ना। रिसोर्सेस की बात होती है और जो हमारी नीड्स है उसकी बात होती है। तो यहाँ पे जब भी सप्लाई और डिमांड की बात आती है तो सप्लाई किस पे बेस्ड होता है? हमेशा हमारे रिसोर्सेस पे बेस्ड होता है ना। क्योंकि जितने ही रिसोर्सेस होंगे उसी के हिसाब से क्या बनेंगी, चीजें बनेंगी। और फिर वो सप्लाई होंगी। सप्लाई डिमांड किस पे जाता है? डिमांड नीड्स की तरफ जाता है ना। हमारी जितनी जरूरतें बढ़ेंगी उतने ही डिमांड्स बढ़ेंगे। स्कार्सिटी क्या है? इन सारी चीजों को अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सप्लाई एंड डिमांड। ओके। तो इट इज वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ओके। Supply and demand can be seen everywhere in our daily life. To understand this concept more clearly, example like food product. Okay. तो देखो, यहाँ पे उन्होंने फूड प्रोडक्ट का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। फूड प्रोडक्ट किस तरीके से, कि मान लीजिए कि आपके पास सॉरी, या मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आप लोअर लोअर क्लास में आप क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। हम सभी क्लासेस का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके। जब भी हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारी नीड्स क्या होती हैं? बेसिक फूड की नीड होती है। दैट मीन्स कि नॉर्मल दाल चावल रोटी, है ना। ये बेसिक नीड्स हो गया। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हम राइस की मांग करेंगे, पल्स की मांग करेंगे एंड वीट की मांग करेंगे, है ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जरूरतें हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ लोअर लोअर क्लास के लिए। जब भी हम मिडिल क्लास में बढ़ते हैं, मिडिल क्लास की तरफ बढ़ते हैं, तो अब उनकी जो जरूरतें हैं वो इनकी कंपैरेटिव थोड़ी क्या होंगी, हायर होंगी। दैट मीन्स वो दाल चावल रोटी के साथ साथ वो सब्जी का भी मांग करेंगे, है ना। वो सब्जी का भी मांग करेंगे और साथ ही साथ फ्रूट्स और और भी बेसिक चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स की बात होती है, हम अपने ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। तो ये सारी जरूरतें भी उनके साथ क्या होगी, एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है। जब भी हम थोड़े से अपर क्लास में जाएंगे, अब हम मिडिल क्लास को छोड़ करके, मिडिल क्लास को पीछे छोड़ करके हम किधर जाते हैं, जब हम अपर क्लास की तरफ जाते हैं, अपर क्लास की तरफ जाते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी दीज थिंग्स। ओके। उनके पास ये सारी जरूरतों के सामान होते हैं। अब उनके क्या है, अब उनके कुछ अब उनके कुछ कैसे हैं, सॉरी। ओके। तो हम लोगों ने देख लिया ये फूड प्रोडक्ट की एग्जांपल से। और जैसे ही अपर क्लास में पहुंचते हैं, लोअर लोअर क्लास मिडिल क्लास और अब अपर क्लास में देखें, तो बेसिक तो उनके पास ऑलरेडी होती हैं चीजें, है ना। दे हैव ऑल रिसोर्सेज। अब उनके क्या होते हैं कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि एग्जॉटिक फूड्स होते हैं, है ना। पिज्जा वगैरह ये सारी चीजें जो भी आती हैं इसमें, तो ये सब इनके एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके से काम करता है। अब अपन दूसरा देखते हैं, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी में क्या चीजें हैं? दिस इज ऑल्सो अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक विच ऑल्सो एक्ट एज अ फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके। because the supply doesn't meet the demand, then the condition is termed as scarcity. तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन क्या है दी हुई है, कि जब सप्लाई डिमांड को मीट नहीं करती, मतलब जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कहीं ज्यादा क्या है, कम है। सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है। तो ये जो
ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, वो स्कार्सिटी की कंडीशन है ना। तो ये वाला आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, टमाटर का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सीधा सा कि टमाटर की जितनी डिमांड थी उसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी, रिलेटिवली वो बहुत कम था, इस वजह से उसका प्राइस जो था वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज लाइक अ ट्रेड ऑफ मार्केट, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन एक्सचेंज पॉलिसी, लाइक इफ वी वांट समथिंग we need to give others in form of cash or product or whatever it is. We are creating an opportunity to sell our goods in return or for getting our requirements. Okay. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से देखा आपने, जैसे मान लीजिए हमें कुछ लेना है ना, कुछ भी चीज खरीदना है। मान लीजिए कि हमें एक सेल फोन लेना है ना। इस सेल फोन को लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा उसे, जो भी इसके चार्जेस होंगे, है ना, जो भी इसके चार्जेस होंगे। मान लीजिए कि इस सेल फोन का जो प्राइस है वो कितना है, 20K है। तो हमें इस सेल फोन को खरीदने के लिए जो भी दुकानदार होगा, शॉपकीपर होगा, उसे 20K देने होंगे, और तब हमारे पास ये फोन आ जाएगा, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब जैसे पुराने टाइम पे अपन देखते थे तो वहां पे कैश वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो दे एक्सचेंज द थिंग्स, लाइक कि अगर किसी गांव में या किसी एक जगह में गेहूं की खेती अच्छी हुई है और दूसरी जगह राइस की खेती अच्छी हुई है, तो वो क्या करते थे, राइस के एक्सचेंज में गेहूं ले लेते थे। दैट मीन्स कि इस मान लो कि एक गांव में क्या था, सिर्फ गेहूं था, वीट था, और बी में सिर्फ राइस था। अभी वो लोग एक्सचेंज प्रोसेस में क्या किए कि इन्होंने राइस के एक्सचेंज में वीट ले लिया। तो अब इस गांव में भी वीट और राइस दोनों चीजें हो गई हैं, और इस गांव में भी वीट और राइस दोनों हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम करता है। वैल्यू फॉर मनी, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्या है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी may vary from time to time based on different factors. Okay, it refers to utility that is derived from every money a consumer spend. Okay, so वैल्यू फॉर मनी ये किस तरीके से काम करता है, अब अपन ये देखते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, क्या है कि मेन वेरी, मतलब कि ये वेरी करता है, ये स्थिर नहीं रहता है। ओके, जो भी मनी, वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है, ओके, वो क्या होगा, वो हमेशा वेरी करता है। वेरी किस तरीके से करता है, जो भी पैसा कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी के हिसाब से खर्चा करता है, उसी तरीके से ये वेरी करेगा। दैट मीन्स कि मान लो कि ए पर्सन है, ए नहीं, मान लो कि ये ग्रुप ऑफ पीपल्स है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, इनकी जरूरत है सेम चीज। मान लो कि कोई एक रिसोर्स है, वो सिर्फ एक ही है ना, उसका जो क्वांटिटी है वो सिर्फ एक है, बट इसकी यूटिलिटी इन 5 लोगों को है, इन 5 लोगों को है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एक रिसोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इस रिसोर्स की वैल्यू फॉर मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, बहुत कम है। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब यहीं भी इसका जस्ट अपोजिट केस लो आप, कि डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, और जो सप्लाई है वो बहुत एक्सेस में है ना, कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है अपन का परचेजिंग पावर। ठीक है, ये तो नाम से ही दिख रहा है, क्या है, परचेजिंग पावर, जो खरीदने की शक्ति है, वही क्या है, परचेजिंग पावर है। ठीक है, अनदर फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। ओके, बिकॉज इफ वी टेक गोल्ड एज एन एग्जाम्पल,
even though the price of gold is reduced, the buyer may not have the ability to purchase food at the particular time. If he can purchase some amount of gold, the price may increase. That ability of consumer is called purchasing power. ठीक है, देखो ये तो एग्जाम्पल हो गया, इन्होंने गोल्ड और फूड का एग्जाम्पल दे दिया है ना। परचेजिंग पावर को अगर अपन सरल शब्दों में देखें तो सीधी सी बात है कि कंज्यूमर की जो खरीदने की शक्ति है वही क्या है, वही परचेजिंग पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किस तरीके से उसको ले सकते हो कि इन केस कि हम एक, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिया था एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास की एक एग्जांपल लिया था, है ना। लोअर क्लास, दूसरा है अपन का मिडिल क्लास, देन अपर क्लास। ओके, अब देखो जब भी हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी बात होती है, इनकी परचेजिंग पावर की। नो डाउट लोअर क्लास की परचेजिंग पावर कम होगी, मिडिल क्लास की थोड़ा इससे ज्यादा होगी, और अपर क्लास की इन दोनों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर क्लास की परचेजिंग पावर है वो कितनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बेसिक नीड्स होगी। बेसिक नीड्स दैट मीन्स की जो भी उनकी जरूरतें हैं, जैसे खाना, एक आपने एक लाइन पढ़ा होगा कि खाना, कपड़ा और मकान, है ना। बस ये तीन चीजें क्या है, ये बेसिक नीड्स में आती हैं। तो जो लोअर क्लास की जो परचेजिंग पावर है वो इन्हीं तीनों चीजों में सिमट कर रह जाएगी, है ना। जब अपन मिडिल क्लास में जाते हैं तो इनके में कुछ चीजें और एड ऑन हो जाएंगी, और जब अपर क्लास में अपन जाएंगे तो अपर क्लास में तो चीजें एड ऑन होती ही रहेगी। वो लग्जीरियस कार खरीदेंगे, लग्जीरियस बंगलो बनवाएंगे, है ना। उनके जो गोल्ड या फिर और भी चीजें हैं उनका जो उनके पास स्टोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से इनकी जो परचेजिंग पावर है नो डाउट इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज share and subscribe the channel, and yeah, press the bell icon for next notification. Have a good day guys.